हेलो डियर, जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है। आज का वीडियो होने वाला है तीसरा सब्जेक्ट जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है, उसका आज हम वीडियो नंबर 27वां लेकर आए हैं। इससे पहले 26 वीडियो तक कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देखिए। और कम से कम आप लोगों को जो भी लोग यूपी के हैं उनका तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 21 तारीख से 21 नवंबर से शुरू है, तो उनके लिए एक रिवीजन का भी ये सब काम कर जाएगा। और अभी तक मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छे से तैयारी नहीं है, सेकेंड ईयर में है, तो आपको करना होगा कि जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है सब सब्जेक्ट का, उसको कम से कम कंप्लीट ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपका न से हाँ ज़रूर हो जाएगा। जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो इतना बात ज़रूर है, जो आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है तो ज़रूर आप जो है एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे, अच्छे कर जाएंगे। समझ गए? ये मैं बता रहा हूँ। बाकी चलिए, आज हम 27वां नंबर का वीडियो लेकर आए हैं, सेकेंड ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इससे पहले आपको बताए थे ईसीटी का नर्सिंग देखभाल, तो सब बता ही दिए हैं। फिर से हम आपको पता है कि जब हम साइकेट्रिक मरीजों का मनोरोग के जो उपचार पद्धति देख रहे थे, उपचार विधि देख रहे थे, तो वहाँ पे औषधि वाला देखे थे, वहाँ पे ईसीटी देखे थे थेरेपी वाला में, और एक देखे थे साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा। समझ गए? तो आज जो है हम लोग मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी के बारे में देखेंगे। साइकोथेरेपी के परिभाषा और साइकोथेरेपी देने के पीछे क्या रीजन, क्या उद्देश्य होता है, और साथ में साइकोथेरेपी के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी आपको अलग से 5 नंबर में भी पूछ सकता है। समझ गए? तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं साइकोथेरेपी होता क्या है। देखिए, साइकोथेरेपी का जो है परिभाषा आप लोग अनेकों तरीक़ा से दे सकते हैं। समझ गए? साइकोथेरेपी, थेरेपी मतलब होता है उपचार। समझ गए? जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, अलग अलग थेरेपी है। थेरेपी मतलब होता है उपचार, और साइको मतलब होता है मानसिक यानी मनो उपचार। समझ गए? मन का उपचार किया जाता है, यही साइकोथेरेपी होता है। समझ गए? और मानसिक रोगियों का, मेंटल डिसऑर्डर का जो उपचार होता है उसमें अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ अगर मनोचिकित्सा के बारे में कहेगा, यानी मनोचिकित्सा के बारे में कहेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ मन के चिकित्सक के बारे में कहेगा, तो वहाँ पे साइकोथेरेपी होगा। अब ये साइकोथेरेपी जिस प्रकार से आप देखते हैं, डॉक्टर में सर्जन होते हैं। समझ गए? सर्जन होते हैं डॉक्टर में, मेडिसिन एमडी होते हैं। समझ गए? स्किन एंड वीडी के होते हैं। उसी प्रकार से अर्थो के, हड्डी के डॉक्टर होते हैं। तो क्या होते हैं, अर्थो वाले के हड्डी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है। जो एमडी होते हैं फिजिशियन, उनको मेडिसिन, जनरल फिजिशियन में ज़्यादा नॉलेज रहता है। समझ गए? जो कार्डियो वास्कुलर के डॉक्टर होते हैं उनको ज़्यादा हार्ट के बारे में नॉलेज रहता है। जो सर्जन रहते हैं उनको चीर फाड़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज रहता है। समझ गए? तो उसी प्रकार से आपके मानसिक क्षेत्र में, साइकेट्रिक में भी आपके अलग अलग जो है ब्रांचेज हैं। समझ गए? तो उसी में से हमारा उपचार करने का एक विधि है जो साइकोथेरेपी है, जिसमें जो साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वह क्या करते हैं कि यह उपचार को देते हैं। उनको ट्रेनिंग पहले से मिला रहता है, वह प्रशिक्षित होते हैं मानसिक रोगियों को साइकोथेरेपी देने के लिए। समझ गए? एक नॉर्मल डॉक्टर जो है, जैसे सर्जन डॉक्टर को कहेगा कि आप साइकोथेरेपी पेशेंट को दीजिए, मानसिक रोगियों को नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इसमें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। वह सर्जन है तो सर्जरी का ही नॉलेज है। इसी प्रकार से सब डॉक्टर जो अपने अपने विभाग के हैं वो अलग अलग नॉलेज रखते हैं। इसी प्रकार से जो साइकोथेरेपी करते हैं मरीजों को, जो उनके मन को उपचार करते हैं, वह एक अलग ट्रेनिंग पाकर, अलग पढ़ाई करके साइकोथेरेपिस्ट बनते हैं। और एक जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, मनोरोग के जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वह भी अलग होते हैं। समझ गए? उनके पास दवाई वगैरह का नॉलेज रहता है मानसिक रोगियों का। समझ गए? मानसिक रोगियों का जो है ईसीटी थेरेपी वगैरह देना, दवाई देना, डिप्रेशन रोगियों का इलाज, काउंसलिंग, ये सब का उनको नॉलेज एक अलग रहता है। बाकी जो साइकोथेरेपिस्ट रहते हैं वह अलग ट्रेनिंग लेकर आए रहते हैं। समझ गए? वही कहता है साइकोथेरेपी इमोशनल प्रकार की समस्याओं के उपचार की विधि है। इमोशनल प्रकार के मतलब होता है कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा हो, किसी को अगर माइनर
डिप्रेशन हो, समझ गए, मेजर नहीं माइनर डिप्रेशन हो। उसी प्रकार से किसी को चिंता, टेंशन, ये सब मतलब व्यक्ति को एक इमोशनली, समझ गए, इमोशनली प्रकार के चूँकि इमोशनल मानसिक क्रिया है, मानसिक आपका एक्टिविटी है। जब इमोशनली व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसको भी मानसिक रोगी माना जाता है। तो ऐसे में उसको साइकोथेरेपी इमोशनल प्रकार के समस्या के उपचार वाले रोगियों को दिया जाता है। यूँ कहा जाए तो इमोशनल में आपका विचार आ जाता है, व्यवहार आ जाता है, समझ गए, मन का एक्टिविटी आ जाता है। ये सब व्यक्ति के बदल जाता है। इमोशन में व्यवहार हो गया, विचार हो गया, समझ गए, ये सब बदल जाता है। तो जैसे ही यह बदलता है तो उस इमोशन के समस्याओं का उपचार का एक विधि साइकोथेरेपी है, जिसमें एक प्रशिक्षित, एक ट्रेनिंग व्यक्ति एक रोगी के साथ पेशेवर मतलब कुशल संबंध इस उद्देश्य से कायम करता है ताकि उससे सकारात्मक व्यक्तित्व विकास हो। अब ये जो थेरेपी दिया जाता है साइकोथेरेपी, यह मनोचिकित्सक के द्वारा दिया जाता है, समझ गए। अब ये इसमें व्यवहार, चिंता, इसमें व्यक्ति का जो नकारात्मक हो गया रहता है उसे सकारात्मक बनाने के लिए कार्य किया जाता है। मीन्स व्यवहार को जो है व्यक्ति को बदला जाता है, उसके इंटेंसिटी को बदला जाता है, समझ गए। व्यक्ति जो काम धंधा त्याग चुका है, छोड़ चुका है अपने मानसिक उलझन के कारण, तो उसको सकारात्मक बनाकर उसे पेशेवर बनाया जाता है, काम के लायक बनाया जाता है, समझ गए। उसको वापस से अब उसके ज़िंदगी में वापस लौटाया जाता है ताकि उसके सकारात्मक व्यक्तित्व विकास हो, ताकि उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेज आए। जो व्यवहार उसका एबनॉर्मल हो चुका है, असमान हो चुका है, उस व्यवहार को, एबनॉर्मल को दूर करके उसे मॉडिफाई किया जा सके, मतलब उसमें परिवर्तन किया जा सके, बदलाव किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ साइकोथेरेपी एक जो है आपको साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा दिया जाता है, जो कि मनोरोगियों को उसके व्यवहार, उसके व्यवहार में, उसके चिंता, उसके अनेक प्रकार के जो मानसिक रोगी है उसमें परिवर्तन होने के कारण जो है व्यक्ति के इमोशनल चेंज होता है। तो उस इमोशनल चेंज को जो है यहाँ पे बदला जाता है और व्यक्ति को सकारात्मक जीवन जीने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है और उसको एबनॉर्मल जो पैटर्न है व्यवहार का उसको दूर करके मॉडिफाई किया जाता है, मतलब अच्छा किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। यही आपका जो है यह वर्ग के अनुसार भी हो गया और साथ में साइकोथेरेपी का मतलब भी हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। लैंडियस एवं बोल्स के अनुसार क्या कहा गया देख लीजिए। तो लैंडियस एवं बोल्स के अनुसार मानव, मनुष्य के मन, मतलब मन पर प्रभाव डालने की क्रिया ही मनोचिकित्सा है। मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी का मतलब ही है कि किसी व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालना, यानी आप अपने बातों से किसी को कन्वेंस कर देते हैं, मतलब आपका असर उस व्यक्ति पर पड़ा, समझ गए, और उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तभी जाके आपके बात को वह समझा है और माना है। तो आप उसके लिए एक प्रकार से क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, ये समझ गए। तो उसी प्रकार से मानव के मन पर प्रभाव डालने की क्रिया ही मनोचिकित्सा है। ऐसा नहीं है कि दवाई दे देंगे तो उससे भी तो जो है मन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे दवाई नहीं दिया जाता, यहाँ पे काम किया जाता है और उस काम के द्वारा व्यक्ति के मन पर प्रभाव डाला जाता है और वही मनोचिकित्सा होता है। मनोचिकित्सा कोई दवाई उवाई नहीं होता है या कोई मशीन के द्वारा इलाज नहीं होता है कि मशीन लगा दिए या दवाई दे दिए तो व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ेगा, मन में व्यवहार में परिवर्तन आएगा, नहीं। काम किया जाता है साइकोथेरेपिस्ट मनोचिकित्सक के द्वारा काम किया जाता है, जो ट्रेनेड होते हैं इस क्षेत्र में, और उनके द्वारा व्यक्ति के मन पर, व्यवहार पर काम किया जाता है, उससे काम करवाया जाता है और उसी के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, समझ गए। मनोचिकित्सा कहलाता है, जिसका उद्देश्य, पर्पज यही होता है कि रोग का उपचार या रोगों से मुक्ति होता है, जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि मानसिक रोगियों को जो रोग है उसका उपचार और रोगों से मुक्ति होना, समझ गए। तो यह लैंडियस और बोल्स के अनुसार कहा गया। तो आपको एक लाइन में याद करना है तो ये कीजिए, क्योंकि इसी एक लाइन में पूरा चीज़ समझा सकते हैं, और ऊपर वाला दोनों हो गया आपको मनोचिकित्सक का मीनिंग। ओके,
अब यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा दोनों का। अब आपको अलग अलग प्रकार मिल जाएगा। जो साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है, जो साइकोलॉजिकल जो व्यक्ति के मानसिक चिकित्सक दिया जाता है, थेरेपी उपचार जो दिया जाता है, वह बहुत प्रकार का है। सबका नाम यहाँ पे दिया गया है और इन सबों में से आपको जो है मैं बताऊँगा कि कौन कौन क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, 5 नंबर के लिए अलग से पूछे जाते हैं। समझ गए? पहले कुछ एक बात रिपीट कर लीजिए कि कौन कौन मनोचिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सा का प्रकार होता है। पहला है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, व्यक्तिगत मनोचिकित्सा। पहला याद रखिएगा, व्यक्तिगत मनोचिकित्सा। दूसरा है व्यवहारिक मनोचिकित्सा, मीन्स बिहेवियर साइकोथेरेपी, मतलब व्यवहारिक मनोचिकित्सा। ओके। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, अंतर व्यक्ति मनोचिकित्सा। समझ गए? मेलुथेरेपी, जिसे हम लोग मिली चिकित्सा कहते हैं। समूह मनोचिकित्सा, ग्रुप साइकोथेरेपी कहते हैं। ओके। आगे है छठवां है सकारात्मक मनोचिकित्सा, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, हिप्नोसिस थेरेपी, सम्मोहन चिकित्सा और मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस होता है। समझ गए? और ये नौवां है एब्रिएक्शन थेरेपी होता है। नौवां एब्रिएक्शन थेरेपी होता है। इसके अलावा भी और सारे थेरेपी है, जैसे एवर्जन थेरेपी होता है। समझ गए? विरुचि चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा होता है। समझ गए? उसके बाद ग्रुप थेरेपी, समूह चिकित्सा होता है। समझ गए ना? तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह आपका बिहेवियर थेरेपी है, 2 नंबर का। उसके बाद जो है आपका आता है 5 नंबर का। समझ गए? और उसके बाद जो है आपका आता है यहाँ पे मिलू थेरेपी, यह चौथा। क्या मैंने बताया? 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। मनोचिकित्सा, बिहेवियर और मिलू थेरेपी, ये 3 आपका हो गया इम्पोर्टेंट, अलग से अगर पूछेगा तो। समझ गए? और एक यहाँ पे नहीं 2 दिया गया है, मैं बता देता हूँ। एक आपका आएगा यहाँ पे एक आएगा एब्रिएक्शन थेरेपी और एक आएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा। तो ये 2 चिकित्सा, मतलब कुल मिला के एब्रिएक्शन छोड़ दीजिए, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियर और ग्रुप, ये 3 आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, 5-5 नंबर में पूछता है। ओके। चलिए, तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, व्यक्तिगत, व्यवहारिक मनोचिकित्सा, अंतर्व्यक्ति मनोचिकित्सा, मिलिय चिकित्सा, समूह मनोचिकित्सा, सकारात्मक मनोचिकित्सा, सम्मोहन मनोचिकित्सा, मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा, अनुप्रियक चिकित्सा, एब्रिएक्शन थेरेपी। तो यह 9 है। और 10वां लिखिएगा एब्रिएशन थेरेपी, मतलब विरुचि चिकित्सा। और 11वां लिखिएगा आप लोग क्या चीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा। तो कुल 11 आप लोग को मैंने प्रकार बता दिया, आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, जो ऊपर मनोचिकित्सा देखे हैं ना, यह जो मनोचिकित्सा है इसे हम लोग साइको सोशल थेरेपी भी कहते हैं। तो अगर आपके सामने साइकोथेरेपी सीधा नहीं देकर अगर साइको सोशल थेरेपी देगा तो आप लोग सीधा उसी को लिखना है जो अभी ऊपर पढ़ाए हैं। साइको सोशल थेरेपी भी देगा और सीधा साइकोथेरेपी भी देगा। तो आपको ऊपर है, आपको समझना है। चूँकि यहाँ पे देख लीजिए, समझने के लिए ही दे दिया गया है। समझ गए? अब जो ऊपर देखे हैं मनोचिकित्सा या मनोसामाजिक चिकित्सा, यह जो है किस प्रकार से लाभदायक होता है, इसका देने के पीछे के क्या पर्पज उद्देश्य होते हैं, तो उस उद्देश्य को जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट है रोगी को चिंता को कम करना। पहले ही उद्देश्य यही होता है कि कोई भी व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन होने पर हो सकता है उसका चिंता हो, डर सताए, बहुत दुखी रहे, समझ गए, भयभीत हो। तो पहले उसको चिंता को आपको कम करना है, क्योंकि चिंता से ही घबराहट उत्पन्न होता है और व्यक्ति के अंदर डर आता है, जो कि एक मानसिक समस्या है। रोगी को अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना। इसका अब मेलू थेरेपी जो है वह पर्यावरण परिवर्तन उपचार ही होता है। समझ गए? मेलू थेरेपी तो वह एक ऐसा थेरेपी है जिसमें व्यक्ति के आसपास के वातावरण ऐसा बनाया जाता है कि उस वातावरण में व्यक्ति जो है अपने आप को खुद को जो है ढाल सके और अपने जीवन को जो है सही कर सके, अपने व्यवहार को सही कर सके। तो पर्यावरण चिकित्सा वही होता है कि पर्यावरण यानी वातावरण के बदलाव करके व्यक्ति को जो है जीवन यापन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समझ गए?
तो ही कहता है रोगी को वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता किया जाता है। तीसरा है रोगी को वास्तविकता का बोध कराकर उसकी सीमाओं व क्षमता को पहचानने में सहायता करता है। तीसरा के मतलब है अब कोई व्यक्ति को मानसिक रोग होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, मतलब मनोरोग से ग्रसित रहता है, इमोशनल में भरा रहता है, तो व्यक्ति को लगता है कि हमारे अंदर कुछ जो है एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर क्या है, नहीं कुछ है। तो वैसे व्यक्तियों में होता है कि उसके अंदर के वास्तविकता को जो है उससे पहचानवाया जाता है, उसे बोध कराया जाता है। नहीं फिल्म में देखते हुए ये कहते होगा कि उठो, लड़ो, करो, देखो तुम में अंदर ये पावर है, जागो, तुम ये कर सकते हो। मतलब उसको प्रेरित किया जाता है, उसके अंदर के भावनाओं को जगाया जाता है, पहचानवाया जाता है। और वही चीज़ें यहाँ भी होता है साइकोथेरेपी में भी, कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, जो डिस्टर्ब होते हैं, उसको अपने अंदर के वास्तविकता के बारे में उसे बोध कराकर उसके क्षमताओं को पहचानने में सहायता किया जाता है। रोगी को रोग के दौरान प्राप्त अनुभवों को समझने व विश्लेषण योग्य बनाना। अब जो रोगी होता है, साइकोथेरेपी के मदद से जो साइकोथेरेपिस्ट, जो मनोचिकित्सक होते हैं, वह रोगी के जो है रोग के अनुभव को समझने के लिए जो है उसके प्राप्त करते हैं और साथ में विश्लेषण करते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या जो है ये चीज़ें था। समझ गए। मनोरचनाएं के सही प्रबंध, सीमित मात्रा में उपयोग में सहायता करना। अब मनोरचनाओं जो होता है, डिफेंस मेंटल मैकेनिज्म आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में भी और यहाँ भी, तो आपको पता है मनोरचनाएं का अगर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वह बीमार पीड़ित कर देता है। और तो इसलिए मनोरचनाएं का सही और सीमित जो है उपयोग करने के लिए यहाँ पे सहायता किया जाता है। स्वयं को एकीकृत करने की क्षमता में वृद्धि किया जाता है। अब इसी जो मनोचिकित्सा होता है, इसमें व्यक्ति को उसको स्वयं को यूनिट एकीकृत करने में क्षमताओं में वृद्धि किया जाता है। समझ रहे हैं। सामाजिकरण में सहायता किया जाता है, व्यक्ति को अपने समाज में जीने के तौर तरीके के बारे में मदद करता है, समाज के साथ स्थापित करता है। पुनर्वास में सहायता करता है, रिहैबिलिटेशन जो होता है, व्यक्ति को खान पान, जीवन, नॉर्मल जीवन लाइफ में ढालने के लिए जो है सहायता किया जाता है। समझ गए। अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करने में सहायता किया जाता है। मनोचिकित्सक के जरिए जो रोगी होते हैं उसको साइकोथेरेपी के जरिए उसको कुशल बनाया जाता है, कार्य करने के लिए वृद्धि किया जाता है उसके अंदर। समझ गए। उसके बाद है रोग के लक्षणों को कम या समाप्त करना। साइकोथेरेपी के जरिए अगर इमोशनल व्यक्ति के अंदर चेंजेज है तो उस लक्षणों को कम किया जाता है या फिर समाप्त किया जाता है। समझ गए। रोगी को जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। रोगी को ऐसे भावना को विकास करते हैं जो रोगी को खुद के लिए या फिर अपने कामों के लिए जिम्मेदार बनाए और वह काम को जिम्मेदारी से कर सके, ऐसे भावनाओं को विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से 11 पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आप अपना दिमाग चलाते हैं तो एक साइकोथेरेपिस्ट एक प्रकार से समझिए तो डॉक्टर जो बिना किसी दवाई और बिना किसी मशीन के उपयोग करे अपने स्किल से एक मानसिक डिस्टर्ब रोगियों को जो है उससे समान जीवन की तरफ लाता है, व्यवहार परिवर्तन करता है। तो क्या क्या मदद करेगा वह मरीज को, ये सारे चीज़ आप खुद से लिख सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य होता है देने का। अब हम लोग चलते हैं, हम आपको पहले ही बताए कि अलग अलग प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से एक बिहेवियर थेरेपी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ गए। तो बिहेवियर थेरेपी, चलिए आज हम लोग बिहेवियर थेरेपी के बारे में भी जो है डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। बिहेवियर थेरेपी मतलब व्यावसायिक चिकित्सा होता है। समझ गए। या व्यावसायिक उपचार भी इसको कहते हैं। सॉरी, व्यावसायिक नहीं, व्यवहारिक। तो देखिए सबसे पहले समझिए व्यवहारिक चिकित्सा होता क्या है। व्यवहारात्मक चिकित्सा व्यवहार संशोधन की एक तकनीक है जो सीखने व अनुकूल के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक चिकित्सा मतलब एक ऐसा चिकित्सा जो व्यक्ति के जो पूर्व के व्यवहार है, जो इमोशनली समस्या होने के कारण व्यक्ति का जो व्यवहार बदला है, जो व्यवहार आक्रामक भी हो सकता है, जो दुखी भरा व्यवहार भी हो सकता है,
गाली गलौज वाला काफ़ी उद्दंडता वाला व्यवहार हो सकता है जो उसको मानसिक समस्या के कारण है। तो उस व्यवहार को संशोधन करना यानी बदलने का एक तकनीक बिहेवियर थेरेपी में होता है, समझ गए। जो व्यक्ति के अंदर सीखने और उसके अनुकूल जो है सिद्धांत पर आधारित होता है। जो क्या होता है, सीखने व अनुकूल के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन तभी आता है जब हम कोई नए नए चीज़ सीखते हैं। जैसे कोई गाली देना सीख लेता है, कोई बच्चा के सामने अगर आप बच्चा को आप ऐसे वातावरण में रखेंगे, ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पे काफ़ी गाली गलौज होता है, तो वह बच्चा भी जो है अपने व्यवहार में जो है उसी गाली को समाहित कर लेगा, मीन्स सीख लेगा, क्योंकि वातावरण उसके अनुकूल है उसी तरह का, तो वह उसे वही सीखेगा और वही बोलेगा। तो उसी प्रकार से जो है इसे अनुकूल सिद्धांत पर आधारित माना जाता है और सीखने के सिद्धांत पर। क्यों? क्योंकि यह व्यवहार में संशोधन करने का एक तकनीक होता है। कौन? व्यवहारात्मक चिकित्सा बिहेवियर थेरेपी, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को मॉडिफाई किया जाता है, संशोधित किया जाता है। जो पहले का व्यवहार है आक्रामक या गड़बड़, उस व्यवहार को संशोधन मॉडिफाई मतलब बदला जाता है, मतलब एक नॉर्मल एक समान व्यवहार की तरफ लाया जाता है, जिसके अनुसार जो पहले से कुछ समायोजित व्यवहार है जो समझित व्यवहार को भी अनुकूल व शिक्षण द्वारा उचित व्यवहार में बदला जा सकता है। इस बिहेवियर थेरेपी के जो है कारण इस बिहेवियर थेरेपी के जरिए जो भी व्यवहार उद्दंडता है या गड़बड़ व्यवहार है, अनुचित व्यवहार है, उसको एक उचित व्यवहार में अनुकूल जो है परिस्थिति में और समायोजित व्यवहार में बदला जा सकता है इसी व्यवहारात्मक चिकित्सा के जरिए। समझ गए चीज़ों को? तो यही आपका हो गया बिहेवियर थेरेपी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बिहेवियर थेरेपी के जो है आपको अलग अलग टेक्निक कहिए या प्रकार कहिए जिसमें इस्तेमाल किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार में संशोधन के लिए, उसके अनुकूल व्यवहार बनाने के लिए, एक समान व्यवहार बनाने के लिए। तो कौन कौन से व्यवहार है, चलिए उसको जो है हम लोग देखते हैं। पहला है अरुचि चिकित्सा, जिसे एवर्जन थेरेपी भी कहते हैं। अब ये एवर्जन थेरेपी जो है आपके क्या है, एक अलग आपको प्रकार ही है। मैं पहले भी बताया कि एवर्जन थेरेपी एक अलग खुद में अपना भी प्रकार है और यह बिहेवियर थेरेपी का भी एक प्रकार है। तो देखिए एवर्जन थेरेपी होता क्या है। इस तकनीक में उपचार जो है उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत से किया जाता है। इसमें एक अरुचिकरण घटक को किसी सुखद उद्दीपन द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे धीरे धीरे सुखद उद्दीपन हट जाता है व तनाव कम हो जाता है। यूँ कहा जाए तो अरुचि चिकित्सा एवर्जन थेरेपी कैसा थेरेपी है मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा है, समझ गए। एक बच्चा मानिए 6 महीना 7 महीना का है, 5 महीना का। तो देखते होइएगा बच्चा अपने जो है अपने हाथ के जो अंगूठा होता है उसको अपने मुंह से काफ़ी ज़्यादा चूसते रहता है। हमेशा देखते रहिएगा मुंह में लगाते रहता है अपने अंगूठे को और उसे चूसते रहेगा। तो हो सकता है अब यह एक गलत आदत है बच्चे के लिए, तो यह एक नेचुरल है, लेकिन यह गलत है क्योंकि बच्चा कहाँ हाथ दे रहा है मूत्र के बाद, उसके बाद बाथरूम करने के बाद हो सकता है अपने हाथ में लगाए और वही हाथ को अपने मुंह में भी डाल ले बच्चा, तो उससे दिक्कत होगा, इन्फेक्शन फैलेगा। तो इस आदत को छुड़ाने के लिए, चूँकि यह एक गड़बड़ आदत है, लेकिन बच्चे के लिए तो बच्चा का यह स्वभाव है कि वह मुँह में अंगूठा डालेगा ही डालेगा। तो आप चाहते हैं कि बच्चा मुँह में अंगूठा ना डाले, यह एक गड़बड़ आदत है, इसके व्यवहार में गलत है, ये बदला जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि बच्चा तो मुंह में रखेगा ही, वो तो हम उसको छुड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको मुंह में रखते रखते वह ये आदत छोड़ दे, इसके लिए हम कौन सा उपाय करते हैं, तो उसके रुचि के अनुसार ही हम उसके रुचि को बदलते हैं। इसीलिए बेरुचि कहा जाता है कि उसके रुचि के अनुसार कुछ ऐसा चीज़ करे कि उसको रुचि उसमें न हो, वह उसका अच्छा ना लगे, और धीरे धीरे वही अच्छा ना लगते लगते वह उसको बदल देगा अपना व्यवहार। समझ गए ना। तो जैसे उसके अंगूठा में हम लोग क्या करते हैं, जो नीम होता है ना, हरा बहुत लगता है कड़वा सा, तो उसको लेप लगा देते हैं अंगूठा में, क्योंकि नीम से कोई हानि भी नहीं होगा बच्चा को, और उसके लेप को अंगूठा में लगा देंगे और जब वह अंगूठा को अपने मुंह में डालेगा तो क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा तीखा लगेगा, हरापन लगेगा, कड़वा लगेगा। तो वह 1-2 बार ऐसे डालते डालते समझ जाएगा कि ओ अब हमें इसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमको बार बार ऐसे ही तीखा हरापन कड़वापन लगेगा। तो धीरे धीरे वह जब भी हाथ मुंह में अपना अंगूठा रखेगा तो क्या होगा
कि वह उसे तीखा लगेगा, क्योंकि आप अंगूठा में उसको नीम का जो लेप होता है वो लगा दिए हैं। तो वह जैसे ही मुंह में रखेगा तो नीम काफ़ी कड़वा लगता है, तो जैसे ही मुंह में रखेगा तो बच्चा को भी कड़वा लगेगा। 2-4 बार ऐसे ही होगा तो धीरे धीरे वो अपना व्यवहार को क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा, यानी मुंह में अंगूठा नहीं रखेगा। समझ गए ना। तो यही एवर्जन थेरेपी होता है। जो चीज़ का रुचि है उस रुचि में ही व्यक्ति को वैसा काम किया जाए कि वह अपना व्यवहार को परिवर्तन कर ले। तो यही जो है एवर्जन थेरेपी मीन्स कहा जाए कि किसी को मिठाई खाने का शौक़ है, मिठाई खा रहा है, लेकिन मिठाई घातक है, ज़्यादा मिठाई खाना भी घातक है। तो अगर मिठाई छुड़ाना है तो उसके जो है उसके व्यक्ति के बच्चा को ठेस भी ना पहुँचे कि हाँ हमें मिठाई नहीं मिल रहा है, मिठाई दे, उसमें नीम का जो है क्या करे, नीम का कूट कर रख दे। तो नीम काफ़ी कड़वा होता है, या इस प्रकार के कोई भी ऐसे पदार्थ जो खाने के बाद दिक्कत भी ना करे और व्यक्ति जो है व्यक्ति को पसंद भी ना आए। तो मिठाई देंगे तो पसंद आ जाएगा, लेकिन मिठाई में अगर कोई हरा चीज़ एकदम कड़वा चीज़ लगा देंगे तो वह अरुचि हो जाएगा, खाएगा तो हरा नीम लगेगा तो उससे क्या करेगा, फेंक देगा। इसी प्रकार से 2-4 बार ऐसे ही करेंगे तो समझ आएगा कि वो अब मिठाई हमें नहीं खाना चाहिए, ये मिठाई गड़बड़ रहता है, समझ गए, तो वो मिठाई त्याग देगा। तो वही एवर्जन थेरेपी होता है कि व्यक्ति को जो है दुख भी ना हो कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं मिल रहा है, और दुख भी ना हो जो है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन भी कर दे। यही एवर्जन थेरेपी होता है, समझ गए। दूसरा है क्रमबद्ध विसंवेदीकरण यानी सिस्टमेटिक डिसेंट्रिलेशन, समझ गए। तो क्रमबद्ध विसंवेदीकरण का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को धीरे धीरे उस वातावरण या वस्तु के पास लेकर जाया जाता है जिसके कारण उससे चिंता या भय उत्पन्न होता है। अतः व्यक्ति उस वस्तु द्वारा उत्पन्न चिंता, भय में कमी या भय को समाप्त करने में सक्षम होता है। अब ये जो क्रमबद्ध संवेदीकरण है, सिस्टमेटिक डिसेंट्रिलिसेटेशन, यह होता यह है कि जैसे मान गए हमें किसी व्यक्ति से डर लगता है या हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है, समझ गए, या कोई भी चीज़ जो हमें पसंद नहीं है, समझ गए, लेकिन हम बार बार उस चीज़ को क्या करते हैं, पास जाएंगे, हम बार बार उस चीज़ के जो है सामना करेंगे। तो क्या होगा कि जैसे आपको किसी टीचर से डर लगता है, किसी टीचर से डर लगता है, तो टीचर कोई बाग थोड़ी ना है कि किसी व्यक्ति को निगल जाएगा या बच्चा को निगल जाएगा। बस आप उस टीचर के प्रति आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको लगता है कि टीचर जो है बगैर किसी बात के पीटने लगेगा थोड़ा भी गलती होगा तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गलती करने पर ही टीचर पीटते हैं या नहीं टास्क पूरा करने पर। तो ऐसे में होता यह है कि हम जितना उस टीचर से डरते रहेंगे, भागते रहेंगे, उतना दिक्कत होगा। लेकिन जैसे ही हम टीचर से धीरे धीरे सामना करने का प्रयास करेंगे, हिम्मत जुटाकर, बार बार, एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे, तीसरा बार फेल हो जाएंगे, धीरे धीरे उस टीचर के सामने जो है हमारा जो अंतर आत्मा है मजबूत हो जाएगा, व्यवहार एक अलग दिशा में चला जाएगा और धीरे धीरे जो है डर खत्म हो जाएगा। तो वही जो है आपका सिस्टमेटिक डिसेंट्रिलेशन होता है, जिसमें होता यह है कि व्यक्ति को जिस भी चीज़ से, जिस भी वातावरण या वस्तु के से डर लगता हो या उसके व्यवहार के दिक्कत होता हो, तो उसी चीज़ के पास व्यक्ति को जो है बार बार ले जाया जाता है ताकि उसके भय और चिंता और ये सब समाप्त हो सके, समझ गए ना। तो यही आपका होता है क्या चीज़, क्रमबद्ध विसंवेदीकरण। तीसरा है फ्लडिंग थेरेपी। फ्लडिंग थेरेपी का मतलब होता है कि इस विधि में व्यक्ति को सीधे तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में डाल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे व्यक्ति का तनाव कम हो जाता है, अतः व्यक्ति में तनाव व भय की समाप्ति हो जाती है। जैसे मानिए कोई व्यक्ति का बहुत ज़्यादा तनाव या भय आ रहा है, चिंता उत्पन्न हो रहा है, समझ गए। तो फ्लडिंग थेरेपी बिहेवियर थेरेपी का एक ऐसा थेरेपी है, जैसे ही फ्लडिंग थेरेपी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करते हैं तो व्यक्ति को जिस कंडीशन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता होता है उसी कंडीशन में ले जाकर छोड़ देते हैं। जैसे अंधेरा से डर लगता है, समझ गए, अंधेरा से डर लगता है, समझ गए, किसी व्यक्ति को अंधेरा से डर लगता हो, आप अंधेरा में व्यक्ति को ले जाकर छोड़कर आप भाग जाइए, समझ गए, और चारों साइड से जो है व्यक्ति को बाहर निकलने का साधन बंद कर दीजिए। तो क्या होगा, अब व्यक्ति के अंदर यही ना आएगा, या तो हम ख़त्म हो जाएंगे, डर का मतलब ही ना था कि ख़त्म हो जाएंगे हम, तो व्यक्ति को यही लगेगा या तो ख़त्म हो जाएंगे, और जब धीरे धीरे व्यक्ति के ख़त्म नहीं होगा तो लगेगा वो हमारे अंदर ये डर था, और धीरे धीरे वो जो है आदत बनाने लगेगा उस अंधेरी रात में रहने का भी। तो एक एग्जाम्पल ये सब दे रहे हैं। फ्लडिंग थेरेपी का मतलब होता है
कि इस व्यक्ति को वैसे तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में डाल देते हैं जो कुछ समय में धीरे धीरे व्यक्ति को तनाव कम करता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी तनाव वाले किसी स्थिति से तनाव उत्पन्न होता हो तो उसी स्थिति में ले जाकर छोड़ देंगे, ताकि कुछ समय में वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक वह तनाव से तनाव, जैसे लोग कहता है ना कि गर्मी को गर्मी ही काटता है, लोहा को लोहा ही काटता है, समझ गए। तो उसी प्रकार से तनाव को तनाव ही काटेगा। तनाव के परिस्थिति में किसी को तनाव होता हो तो उसी तनाव में कुछ देर छोड़ देंगे उस व्यक्ति को, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वह तनाव कम होने लगता है, समझ गए, और तनाव और भय समाप्त हो जाता है। यही हमारा फ्लडिंग थेरेपी होता है। ओके, चलिए चौथा है संज्ञानात्मक व्यवहारिक, मतलब कॉग्निटिव CBT। इसे हम लोग CBT भी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा। इसमें होता है कि इस विधि में व्यक्ति में अंतर्दृष्टि का विकास कर उसके असमान व्यवहार को सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तित किया जाता है। संज्ञानात्मक में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में होता है कि व्यक्ति के अंदर के जो चीज़ें हैं उसमें जो है परिवर्तन किया जाता है, विकास किया जाता है, और उसके जो असमान व्यवहार है उस असमान व्यवहार यानी जो निगेटिव चीज़ें हैं उस निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ें में परिवर्तित किया जाता है। वही कॉग्निटिव थेरेपी होता है, समझ गए। मतलब संज्ञानात्मक, व्यक्ति के अंदर एक ऐसा जो है इनसाइट, व्यक्ति के अंदर एक ऐसा विकास किया जाता है, अंतर्दृष्टि का विकास किया जाता है कि वह व्यक्ति असमान व्यवहार को सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। तो यही हमारा कॉग्निटिव थ्योरी होता है। और लास्ट में है आराम चिकित्सा, रिलैक्सन थेरेपी। तो बिहेवियर थेरेपी का आराम चिकित्सा कहता है कि यह विधि तनाव को कम करने का आसान तरीका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव लगता हो तो आपको आराम करना चाहिए। यह बहुत आसान तरीका होता है जिसे स्वयं व्यक्ति अकेला संपन्न कर सकता है। जिसमें कोई व्यक्ति है वह खुद के इंडिविजुअली रूप से यह संपन्न कर सकता है। इसमें व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से विश्राम अवस्था में रहता है, वही आराम का अवस्था होता है, समझ गए। जिसे क्रम क्रियाशीलता के कारण, समझ गए, उसके तनाव में कमी आती है। यहाँ पे क्रम नहीं होगा, यहाँ पे कम क्रियाशील होगा, ठीक है। तो कम क्रियाशीलता के कारण उसके तनाव में कमी आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब आराम करता है तो उसका बॉडी रिलैक्स रहता है, कम क्रियाशील रहता है। और जैसे ही कम क्रियाशील रहता है तो व्यक्ति का विश्राम अवस्था में होने से व्यक्ति कम क्रियाशील रहता है, और कम क्रियाशील होने से व्यक्ति सोचता विचारता कम है, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव भी कम आता है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यह कुल 5 मैंने आपको प्रकार बता दिया। यह प्रकार याद रखिएगा, बिहेवियर थेरेपी के 5 प्रकार है। अगर आपको बिहेवियर थेरेपी अलग से पूछेगा तो बिहेवियर थेरेपी को समझाते हुए 5 प्रकार लिखना पड़ेगा। और बिहेवियर थेरेपी का क्या उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य आप साइकोथेरेपी में देखे हैं वही उद्देश्य को यहाँ भी लिखेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन करने का ही उद्देश्य लिखेंगे, क्योंकि यह बिहेवियर थेरेपी है। ओके, पहला था एवर्जन थेरेपी, अरुचि चिकित्सा, क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, उसके बाद फ्लडिंग थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा, आराम चिकित्सा, और टोटल मैंने बता दिया, यहाँ पे इंग्लिश भी दिया गया है। तो इस प्रकार से साइकोथेरेपी या साइकोसोशल थेरेपी समाप्त होता है। अब इसमें का 2 थेरेपी बच जाता है, बिहेवियर हो गया। हम यहाँ पे अब ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, 2 थेरेपी और करा देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बस हमारा यहाँ पे ये जो विधि उपचार है, मनोरोग का उपचार है, वह कम्प्लीटली समाप्त हो जाए, क्योंकि दवाई वाला तो डिटेल से समझा ही दिए हैं, समझ गए। एंटी इलेप्टिक दवाइयाँ, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक, सबका 1-1, 2-2 एग्जाम्पल के साथ में भी समझा दिए हैं। तो आप वहाँ से क्लियर सब कर लीजिए। ओके, अब आपका जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है यह काफ़ी नज़दीक आ चुका है समाप्त होने का। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, रिवीजन तो कराएंगे ही, बाकी आप लोग अच्छे से जिनका एग्ज़ाम है वो रिवीजन करते रहिए। ओके, धन्यवाद।